नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। परख के इस अंक में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के अंतर्द्वंद की। क्या कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बंट गई है? अगर ये द्वंद्व है, अंतर्द्वंद है, तो ये कैसा है? बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुई थी और बाद में पूरी कांग्रेस ही दिग्भ्रमित नजर आई। आज बात इसी मुद्दे की। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पुरानी राजनीतिक तस्वीर साझा की। तस्वीर बड़ी सामान्य सी है, ब्लैक एंड वाइट है। इस तस्वीर में पीछे लालकृष्ण आडवाणी बैठे हैं और सामने जमीन पर नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर ना तो नई है, ना ही किसी राजनीतिक प्रशंसा का औपचारिक बयान है, किंतु ये पोस्ट ऐसे समय आई जब कांग्रेस संघ और भाजपा को लेकर सबसे आक्रामक और कठोर शब्दावली अपना रही। यानी कांग्रेस सख्त है, ऐसे में दिग्विजय थोड़े नरम दिखाई दिए, या कम से कम परिभाषित इसी रूप में किए गए। इसी कारण इस एक तस्वीर ने कांग्रेस के भीतर उथल पुथल मचा दी। कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह पर प्रश्न उठाए, केवल इसलिए क्योंकि ये पोस्ट राहुल गांधी की संघ और भाजपा को लेकर लगातार कड़वी और टकराव वाली राजनीतिक लाइन से मेल नहीं खाती थी। वैसे ये असहमति पार्टी के बाहर से ज़्यादा पार्टी के भीतर दिखी। दो अलग अलग तरह की कांग्रेस उसी कांग्रेस पार्टी में। यहीं से एक बड़ा प्रश्न उभरता है, क्या कांग्रेस के भीतर संघ को लेकर वास्तव में एक समान या संतुलित दृष्टि है? संघ को लेकर कांग्रेस की समझ कैसी है? इसमें तथ्य कितने हैं, पूर्वाग्रह कितने हैं? क्या कोई एक राय है, या फिर कांग्रेस संघ के मुद्दे पर दो वैचारिक धाराओं में बंट चुकी है? आज का ये परख इसी प्रश्न के उत्तर की खोज है, तथ्यों, प्राथमिक स्रोतों और कांग्रेस के अपने इतिहास के आधार पर एक गंभीर पड़ताल। आज की आक्रामक राजनीति का झरोखा कुछ और है, यहाँ से तस्वीर कुछ और दिखाई देती है, परंतु वास्तविकता ये है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संबंध सदैव टकराव का नहीं रहा। संघ के संस्थापक, सबसे पहले सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, वो खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। बाद में राजनीतिक धारा छोड़कर उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी। और कांग्रेस के बाद में भी अलग अलग जो नेता थे, उनकी संघ के बारे में राय ऐसी कड़वी, ऐसी कटु या इतनी नकारात्मक कभी नहीं थी। कांग्रेस के अनेक शीर्ष नेताओं ने संघ को केवल राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भी देखा। समय समय पर ऐसा होता रहा, एक नहीं ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इस ऐतिहासिक तथ्य को समझे बिना आज का विमर्श अधूरा और एकांगी हो जाता है, जब कांग्रेस का रुख वही हो जाता है जो केवल राहुल गांधी का रुख है। कांग्रेस की समझ संघ को लेकर वो भी इतनी ही सीमित हो जाती है जितनी राहुल गांधी की समझ है। ये कहने का आधार इसलिए भी है, ये कहना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि केवल राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा से कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा आरंभ नहीं होती, और ना ही संघ की जो शताब्दी यात्रा है उसे राहुल गांधी जितनी राजनीतिक समझ के बूते समझा जा सकता है। इस बात को गहराई से समझना है तो थोड़ा पीछे लौटना होगा। इस देश की स्वतंत्रता के समय, महात्मा गांधी के समय, इस देश की राजधानी में महात्मा गांधी ने सितंबर 1947 में दिल्ली में संघ के कार्यक्रम में संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित किया था। ये भाषण गांधी जी के आधिकारिक संकलित कार्यों में दर्ज है। गांधी ने खुद कहा कि वो इससे पहले वर्धा में संघ के शिविर को देख चुके हैं, यानी पहला साक्षात्कार नहीं था, सकारात्मकता अनुभव की, इसलिए दोबारा आए। उन्होंने वहाँ अनुशासन देखा, संघ में आकर सादगी पाई और देखा कि संघ में अस्पृश्यता के कोई जगह नहीं है, अस्पृश्यता का अभाव है। उसे उन्होंने रेखांकित किया, मार्क किया, अपने बोलने में उनके में आया। ये किसी प्रचार सामग्री का अंश नहीं है, ये गांधी के अपने शब्द हैं। साथ ही ये भी देखने की बात है कि इस समाज के बारे में,
इस राष्ट्र के बारे में, इस संस्कृति के बारे में जो गांधी जी का दृष्टिकोण था, वो कांग्रेस ने भले छोड़ा हो, परंतु संघ के कार्यों में, विचारों में वो दृष्टिकोण बना रहा। वो समरसता की बात हो, छुआछूत के भेदभाव की बात, उसको हटाने की बात हो, चाहे वो गौरक्षा की बात हो, राम को प्रतीक के रूप में आगे रखने की बात हो, कन्वर्जन का जैसा खुला विरोध गांधी जी ने किया था, आज कांग्रेस शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। असमानता, छुआछूत का विरोध गांधी जी जिस तरह से करते थे, गौरक्षा का जिस तरह से वो समर्थन करते थे, राम का नाम लेते थे, तो कांग्रेस इन मामलों में गांधी से दूर खड़ी दिखाई देती है और संघ गांधी के निकट दिखाई देता है। प्रश्न ऐसे में ये है कि गांधी के इस संतुलित दृष्टिकोण को संघ ने साधा, मगर कांग्रेस उससे दूर हो गई। गांधी जी के काम के इन आयामों से कांग्रेस कैसे दूर हो गई? कांग्रेस अपने ही पुरखों को क्यों नहीं अपना पाई? और केवल गांधी जी की बात नहीं है, अंबेडकर जी को लेकर भी ऐसी ही ऐतिहासिकताएं सामने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघ के संबंधों को लेकर अनेक अनजाने अल्पज्ञात तथ्य सामने आते हैं। समाचार एजेंसियों के विवरण हैं, संघ से जुड़े हुए विवरण हैं। इसके अनुसार अंबेडकर जी ने 1940 में महाराष्ट्र के कराड़ और इसके अतिरिक्त दापोली में भी संघ की शाखा शिविर आदि का दौरा किया था। उन्होंने भी वो साक्षात्कार किया था कि किस तरह संघ में भेदभाव नहीं है, संघ कैसे सामाजिक संगठन का काम कर रही है। ऐसे में ये निर्विवाद तथ्य है कि अंबेडकर हिंदू समाज के संगठन और सामाजिक विघटन की समस्या को जिस गंभीरता से देखते थे, समाज के विखंडन, छुआछूत और इसके कारण उत्पन्न होने वाले राष्ट्रीय संकटों को लेकर उनकी जो सोच थी, वहाँ उनकी और संघ की सोच एक ही थी और तभी नहीं थी, आज भी एक ही है। इसलिए आज भी संघ इन क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य करता दिखता है। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि संघ अंबेडकर और गांधी जी को अपनी शाखाओं में प्रतिदिन स्मरण करता है। उसके प्रातः स्मरण में महापुरुषों के नामों की जो श्रृंखला है, उसमें ये विभूतियां हैं, बिना इस बात की चिंता करे कि इनके इतिहास के तार, इनके राजनीतिक झुकाव के तार, वो इतिहास कांग्रेस से जुड़ता है। कांग्रेस ने संघ से दूरी बढ़ती होगी, मगर राष्ट्रीय विचारधारा में, सांस्कृतिक सातत्य में, इस देश को एक रखने में जिन महापुरुषों को संघ देखता है, उस क्रम में पूरे सम्मान के साथ वो इनको याद करता है। गांधी जी या अंबेडकर, उन्होंने संघ के संदर्भ में कभी आतंकी या लोकतंत्र विरोधी भाषा का प्रयोग नहीं किया। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। कांग्रेस की भाषा संघ को लेकर गड़बड़ हुई है तो इसका आधार ये भी है कि अपने महापुरुष और उनके कामों को लेकर भी संघ की समझ अधूरी हुई है, वो भी समझ भी गड़बड़ हुई है। आज कांग्रेस अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन क्या उनकी समाज, संगठन और सामाजिक एकता से जुड़ी हुई जो सोच है, उसे गहराई से पढ़ती भी है, या वो आज भी उन्हीं राजनीतिक षड्यंत्रों में उलझी है जो तब नेहरू जी अंबेडकर जी के साथ उलझ गए थे? एक कड़वाहट अंबेडकर जी और कांग्रेस के बीच में तब पैदा हुई थी। अब जिक्र छिड़ा है तो नेहरू जी और संघ की बात भी समझ लीजिए। मिथक के सामने ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। नेहरू और संघ के संबंधों को लेकर 1963 की गणतंत्र दिवस परेड का उदाहरण वो बार बार सामने आता है, अक्सर दोहराया जाता है। अकादमिक जांच ये बताती है कि उस वर्ष के पैदल मार्च में संघ के स्वयंसेवक अपने गणवेश में गर्वीले और प्रभावशाली रूप से शामिल हुए थे। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि चीन के युद्ध के बाद संघ की सामाजिक भूमिका, इसके प्रभाव और सकारात्मकता को नए रूप में देखा गया, रेखांकित किया गया। सबने उसे अनुभव किया। प्रश्न ये है कि यदि 1963 की घटना इतिहास से अधिक किंवदंती है, तो क्यों ये किंवदंती नेहरू काल में ही पैदा होती है? क्यों इसके तथ्यों पर, चित्रों पर कांग्रेस बार बार मुंह की खाती है? मीडिया में इसके अनेक चित्र उपलब्ध हैं, साक्षी हैं। स्वयं पांचजन्य के पास उस परेड में शामिल होने वालों के साक्षात्कार सुरक्षित हैं।
ऐसे में यदि ये गलती है तो क्यों कांग्रेस उसे बार बार दोहराती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के संघ के प्रति दृष्टिकोण की बात भी बार बार आती है। इसके कई आयाम हैं। एक और 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगता है, न्यायालय से कोई साक्ष्य नहीं, संघ उससे बरी होकर निकलता है। दूसरी ओर पटेल संघ को एक संगठित सामाजिक शक्ति के रूप में स्वीकारते हैं। इसे समाप्त करने की बात नहीं करते, इसे स्वीकार करने की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। और तो और वो इसे कांग्रेस में शामिल कराने के इच्छुक थे। 11 सितंबर 1948 को इस विषय में उन्होंने जो तत्कालीन सरसंघ चालक थे गोलवलकर जी, जिन्हें लोग गुरुजी के नाम से जानते हैं, उन्हें पत्र लिखा। तो ऐसे में बार बार सरदार पटेल का एक पक्षीय चित्रण करना ये संघ से ज़्यादा सरदार पटेल के साथ अन्याय है। स्पष्ट रूप से उनका दृष्टिकोण संघ को कांग्रेस की राजनीतिक धारा से जोड़ने का पक्षधर दिखता है। संघ पर लगा हुआ प्रतिबंध बाद में हटाया गया क्योंकि प्रशासनिक और न्यायिक जांच में कोई प्रमाण नहीं स्थापित हो सके थे। होते भी कैसे? संघ का जो काम है उसको राजनीतिक दुराग्रह के कारण आप नकारात्मक बताएंगे तो उसके तथ्य कहाँ से आएंगे, साक्ष्य कहाँ से आएंगे, न्यायालय में वो बात कहाँ से टिकेगी? इसीलिए न्यायालयों में बार बार ये दुराग्रह के आरोप गिरते रहे। लाल बहादुर शास्त्री के काल में संघ को लोकतंत्र विरोधी संगठन घोषित नहीं किया गया। सरदार पटेल हैं, अंबेडकर हैं, गांधी हैं, नेहरू हैं, ये निरंतरता आज की कांग्रेस की भाषा से स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देती है। और ये भाषा अलग इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि कांग्रेस खुद अपने राष्ट्रीय आग्रहों से अलग दिखाई देती है। हाल के सिलसिले में अगर देखेंगे तो प्रणब मुखर्जी दिखते हैं। कांग्रेस के भीतर दृष्टिगत विभाजन बड़ा गहरा है। प्रणब मुखर्जी का 2018 में नागपुर में संघ के कार्यक्रम में जाना पूरी तरह से लिखित, डॉक्यूमेंटेड और निर्विवाद तथ्य है। उनका भाषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उन्होंने वहां संविधान की बात की, राष्ट्रवाद की बात की, बहुलता की बात की और समावेशन की बात की। संघ ने उस भाषण को सम्मानपूर्वक सुना। ये गुंजाइश संघ के भीतर थी, किंतु कांग्रेस के भीतर इस पर खुली असहजता और विरोध तब भी दिखाई दिया। समस्या भाषण की नहीं थी, समस्या मंच की थी, समस्या पूर्वाग्रह थी, समस्या संघ को केवल एक ही चश्मे से देखने की थी। यह घटना कांग्रेस के भीतर संघ को लेकर एक रूप दृष्टि के अभाव को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। अब राहुल गांधी जी की भी बात कर लेते हैं, जिनके विजन को, जिनके दृष्टिकोण को पूरी कांग्रेस का दृष्टिकोण मानने की गलती लंबे समय से पार्टी में हो रही है। जो भी इससे अलग बात करता है ये मानते हैं कि ये कांग्रेस का ऑफिशियल व्यू पॉइंट से ही अलग है, मगर वो जो दृष्टिकोण है उसमें राजनीतिक आरोप कितने हैं और जब न्याय की कसौटी पर उन्हें परखा जाता है तो वो कितने थोथे निकलते हैं। राहुल गांधी ने गांधी हत्या के संदर्भ में संघ का नाम जोड़ने वाला वक्तव्य दिया था। भाषा बहुत खराब थी, मगर भाषा छोड़िए, तथ्य उससे भी खराब थे। राजनीतिक रूप से कितना ही तीखा हो, मगर तथ्यों के आधार पर बिल्कुल थोथा था। ये वक्तव्य न्यायिक प्रक्रिया में भी गया। भिवंडी प्रकरण इसे कहते हैं। भिवंडी का ये जो मामला था, आपराधिक मानहानि इसमें चली और वो कार्रवाई कांग्रेस के लिए बेचैन करने वाली थी। उसके साथ बड़ी भारी शर्मिंदगी कांग्रेस के लिए आई। मगर तथ्य ये दर्शाते हैं कि संघ पर आरोप लगाते होंगे राहुल गांधी, मगर संघ पर लगाए हुए ये आरोप केवल राजनीतिक बयान नहीं रहते, वो अदालत की कसौटी पर भी जांचे जाते हैं। और जब वो जांचे जाते हैं तो कांग्रेस मुंह की खाती है। लोकतंत्र में ये तय करना अदालतों का काम है कि आरोप तथ्य हैं या राजनीतिक वक्तव्य। जब इस कसौटी पर छान फटक होती है तो कांग्रेस फिर संघ को छूते ही अपने दृष्टिकोण के अधूरेपन से जो चोट मिली है वो चोट खाती है। कांग्रेस संघ की आलोचना में इतने पे ही नहीं रुकती। कांग्रेस के जो छिटपुट नेता हैं, छिटबैये नेता हैं, वो देखते हैं कि राहुल गांधी ने इतना बोला है, हम इससे थोड़ा और आगे बोलेंगे तो शायद हमें
राहुल गांधी की नज़रों में चढ़ने का मौका मिले, शायद हमारी राजनीतिक यात्रा को और बल मिले। मगर ये बड़ी भारी त्रुटि है। संघ की तुलना आतंकी समूहों से करना, ये आपकी समझ पर सवाल खड़े करता है, एक आपकी सामाजिक स्वीकार्यता पर यह प्रश्न खड़े करता है। आतंकी संगठन हिंसा को लक्ष्य मानते हैं, राज्य को अस्थिर करना चाहते हैं, समानांतर सत्ता की कल्पना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा में भी आतंकवाद का मूल तत्व हिंसा और भय है। और दूसरी तरफ संघ है, सामाजिक रूप से स्वीकृत, बड़ी सकारात्मकता के साथ समाज के अलग अलग क्षेत्रों में व्याप्त संगठन, जो स्वयं को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहता है। उसके लोग हैं जो खुले सार्वजनिक मंचों पर अपने कार्यों से अपना लोहा मनवाते हैं। इसके सेवा कार्य, आपदा राहत, सीमा क्षेत्रों में सहयोग, शिक्षा, सामाजिक समरसता, आयाम कितने हैं। और आप उसकी तुलना किससे कर रहे हो? आतंकी संगठनों से। लोगों को आपकी बुद्धि पर तरस आता है। इन दोनों को एक ही श्रेणी में रखना, इसके लिए शब्द भी ढूंढना कठिन हो जाएगा। और राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से तो ये एकदम सरासर गलत वर्गीकरण है, आपकी समझ की बलिहारी है। जब कांग्रेस संघ को उस रूप में नकारती है जिस रूप में सामान्य नागरिक उसे अपने जीवन में अनुभव करता है, तो वो भीतर ही नहीं टकराती, वो जन अनुभव से टकराती है। राजनीति तब कमजोर होती है जब वो लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव को नकारने लगती है। इसका परिणाम चुनावी ग्राफ, नेताओं की लोकप्रियता और घटते जनविश्वास में दिखाई देता है। कांग्रेस समाज की समझ के साथ नहीं चल सकती, समाज कांग्रेस की समझ और मुद्दों के साथ चलने से मना कर देता है। यह केवल रणनीति की नहीं, दृष्टि दोष की समस्या है। कांग्रेस का संकट केवल संगठनात्मक नहीं है, वैचारिक संवाद का संकट भी है। कांग्रेस के लिए यथार्थवादी रास्ता कांग्रेस को खुद ढूंढना पड़ेगा, अतिवाद से रास्ते नहीं निकलते। कांग्रेस के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो संघ से सहमत हो, लेकिन संघ को तथ्यों, अपने ही ऐतिहासिक अनुभव, आपके जो राजनीतिक पूर्वज हैं उनके अनुभवों और सामाजिक यथार्थ के आधार पर समझना कांग्रेस के लिए आवश्यक है। संघ के दावों को अंध समर्थन नहीं करने की आवश्यकता, वो अंध समर्थन आवश्यक भी नहीं है, लेकिन अंध नकार भी नहीं। आपने जिस चीज को देखा नहीं, समझा नहीं, उसे नकार देना, यह भी समझदारी का गुण नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि संघ की आलोचना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। प्रश्न ये है कि आलोचना ज्ञान से हो या पूर्वाग्रह से हो। और अंततः प्रश्न ये भी है कि क्या कांग्रेस विपक्ष से लड़ते लड़ते, अपने राजनीतिक विरोधियों से लड़ते लड़ते इस समाज से लड़ने लगी, इस समाज की समझ से लड़ने लगी, और ये करते हुए संघ से लड़ने लगी। और ये करते हुए कांग्रेस ने अपने ही इतिहास से कोई सीख नहीं ली। जब कांग्रेस इस प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर खोजेगी, तब संभव है वो न केवल संघ को बेहतर समझ पाए, बल्कि अपने लोकतांत्रिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय संवाद दोनों को मजबूत कर सके। क्योंकि राष्ट्र की राजनीति नारे से नहीं, समझ, विवेक और ऐतिहासिक बोध से आगे बढ़ती है। अपनी ही भूल भुलैया में भटकती कांग्रेस की ये कहानी आज इतनी ही। परख में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ।